जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जो बिजनेस में बार बार फेल हुआ, लेकिन आज आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। ये जो विरोधाभास है ना, यही डोनाल्ड ट्रंप की कहानी का सेंटर पॉइंट है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो यही है ट्रंप का विरोधाभास। एक तरफ है उनका सोने से मढ़ा हुआ ब्रांड और दूसरी तरफ कानूनी दस्तावेजों में दर्ज एक बिल्कुल अलग हकीकत। हम पड़ताल करेंगे कि ये दो दुनियाएं एक साथ कैसे मौजूद हैं और ये जो इमेज और सच्चाई के बीच की खाई है वो असल में कितनी गहरी है। तो सवाल यह है कि ये इतना शक्तिशाली ट्रंप ब्रांड बना कैसे? इसकी जड़ें उनके शुरुआती जीवन और बिजनेस की दुनिया में उनके पहले कदमों में छिपी हैं। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ट्रंप की कहानी शुरू होती है एक रियल एस्टेट एम्पायर से। देखिए, उन्हें अपने पिता से बिजनेस विरासत में मिला और सिर्फ 13 साल की उम्र में मिली मिलिट्री एकेडमी की सख्त ट्रेनिंग। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस और डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी बनाई। और 70s आते आते वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे थे, नहीं, वो अपने नाम का एक ब्रांड बना रहे थे। और उस ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान क्या बनी? मैनहट्टन का वो मशहूर ट्रंप टावर। और यहीं पर ट्रंप की ब्रांडिंग के असली जादू दिखाई देता है। उन्होंने अपनी हार को भी जीत की तरह पेश किया। उनके कसीनो दिवालियां हुए, कई बिजनेस डूबे, लेकिन उन्होंने खुद को एक कमबैक किट के तौर पर दिखाया, एक ऐसा फाइटर जो गिरकर दोबारा खड़ा होता है। और ये कहानी लोगों को पसंद आई कि वो गलतियां कर सकते हैं, बड़े फेलियर देख सकते हैं, लेकिन हार कभी नहीं मानते। लेकिन ब्रांड की इस चमक दमक के पीछे एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो कानूनी फाइलों और सरकारी दस्तावेजों में छिपी हुई है। चलिए अब उस रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं जहां एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। 80 और 90 के दशक में ट्रंप का साम्राज्य अटलांटिक सिटी के कैसीनो तक फैल गया। बाहर से तो ये ग्लैमर और सक्सेस के बड़े बड़े सिंबल थे, लेकिन पर्दे के पीछे फेडरल जांचकर्ताओं को कुछ ऐसा दिख रहा था जो कह सकते हैं काफी चिंताजनक था। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1998 का एक सरकारी दस्तावेज है। इसमें ट्रंप के ताजमहल कैसीनो ने बैंक सीक्रेसी एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून को तोड़ने के लिए लगभग $500 मिलियन का जुर्माना भरा। आरोप यह था कि कैसीनो ने बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शंस की जानकारी सरकार को नहीं दी। ये पहली बार था जब उनके ऑपरेशन पर इतने गंभीर सवाल उठे, और ये आखिरी बार भी नहीं था। और देखिए, ये पैटर्न आगे भी चलता रहा। 2015 में सरकार ने फिर से ट्रंप ताजमहल पर एक्शन लिया। इस बार जांच में पता चला कि कैसीनो ने बार बार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों को तोड़ा था। सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग नहीं की, रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे, मतलब वो सारे नियम तोड़े जो सिस्टम में अवैध पैसे को आने से रोकते हैं। तो ये कोई एक दो बार की गलती नहीं थी, ये एक पैटर्न बन चुका था। अब सोचिए, ये उल्लंघन कितने सीरियस होंगे कि इस बार अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने $10 मिलियन, जी हां, $10 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगाया। और उन्होंने इसे सिर्फ एक चूक या लापरवाही नहीं कहा, उन्होंने इसे जानबूझकर और बार बार किया गया उल्लंघन बताया। कानूनी भाषा में ये शब्द बहुत बहुत गंभीर माने जाते हैं। यहां पर ये जानबूझकर या विलफुल शब्द का कानूनी मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें पता ही था कि वो कानून तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को लापरवाह उपेक्षा या जानबूझकर अनदेखी से नजरअंदाज किया। मतलब उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि कानून क्या कहता है। कैसीनो के विवाद तो कहानी का एक हिस्सा थे। एक और कानूनी लड़ाई ने ट्रंप के ब्रांड पर और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। ये लड़ाई थी ट्रंप यूनिवर्सिटी को लेकर, जिस पर सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि रैकेटियरिंग जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगे। ट्रंप यूनिवर्सिटी को कुछ ऐसे शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था। वादा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से चुने हुए एक्सपर्ट्स लोगों को उनकी तरह ही सफल रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना सिखाएंगे। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर था और हजारों लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो दस्तावेजों ने एक बिल्कुल अलग कहानी बताई कि ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि एक सेल्स फनल था। लोगों को पहले एक मुफ्त सेमिनार के लिए बुलाया जाता, जहां असली मकसद उन्हें लगभग $1500 की एक वर्कशॉप बेचना था। और फिर उस वर्कशॉप का मकसद उन्हें $35,000 तक के और भी महंगे गोल्ड एलीट पैकेज के लिए तैयार करना। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये एक पूर्व छात्र के अदालती बयान का एक छोटा सा हिस्सा है। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स गंवा दी। उनके मुताबिक जो वादे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हुए और वो कर्ज में डूब गए। ये दिखाता है कि उन बड़े बड़े वादों का असल जिंदगी में लोगों पर कितना भयानक असर हुआ। कानूनी तौर पर ट्रंप यूनिवर्सिटी के लिए नतीजे बहुत गंभीर थे।
न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने धोखाधड़ी के लिए मुकदमा कर दिया। बेटर बिजनेस ब्यूरो ने इसे D- की बेहद खराब रेटिंग दी और देश भर के हजारों पूर्व छात्रों ने मिलकर क्लास एक्शन मुकदमे दायर कर दिए। इन मुकदमों में एक बहुत ही संगीन आरोप शामिल था, रैकेटियरिंग, रिको कानून। यह आमतौर पर माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा होता है। तो ये आरोप लगाना कि एक यूनिवर्सिटी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी, यह अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा और गंभीर दावा था। अब इन तमाम कानूनी विवादों और गंभीर आरोपों के बीच ट्रंप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपने बिजनेस ब्रांड की जो पावर थी, उसका इस्तेमाल राजनीति में उतरने के लिए किया और यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। राजनीति में उनकी शुरुआती कोशिशें तो नाकाम रहीं, लेकिन 2015 में सब कुछ बदल गया। अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ उन्होंने एक ऐसे मूवमेंट को जन्म दिया जिसने सबको हैरान कर दिया और 2016 में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका ब्रांड इन सारे विवादों के बावजूद कितना ज्यादा पावरफुल था। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे पेचीदा सवाल पर पहुंचते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले के ये जो कानूनी मामले थे, संवैधानिक रूप से इनके क्या मायने हैं? और यहीं पर एक बहुत बड़ी संवैधानिक बहस छिड़ जाती है। देखिए, एक तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धोखाधड़ी और रैकेटिंग जैसे अपराध महाअभियोग के लायक उच्च अपराध हैं, चाहे वो राष्ट्रपति बनने से पहले ही क्यों ना किए गए हों। लेकिन दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि अगर जनता इन सब आरोपों के बारे में जानने के बावजूद किसी को चुन लेती है, तो क्या चुनाव का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला नहीं माना जाना चाहिए? तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब एक उम्मीदवार पर इतने गंभीर आरोप हों और वो फिर भी चुनाव जीत जाए, तो क्या लोकतंत्र के दो सबसे बड़े सिद्धांत आपस में टकराते हैं? एक तरफ है जनता का फैसला और दूसरी तरफ है वो सिद्धांत कि कोई भी, राष्ट्रपति भी नहीं, कानून से ऊपर नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे समय को परिभाषित कर सकता है।